हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब कुशल मंगल हो गए? हाँ जी फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके प्रमुख स्थल, जिसमें से कुछ अपने कर लिए हैं पिछली क्लास के अंदर और कुछ आज अपने कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास के अपन जो पहला पॉइंट है वो है अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो है बनावली। इसको बनवाली भी बोल देते हैं और इसको बनावली भी बोल देते हैं। दोस्तों ये जो स्थल है ये है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ ये पाया जाता है? हरियाणा के अंदर घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कौन सी? ये वही सरस्वती नदी है जो कि राजस्थान के अंदर गुजरती है और जिसमें वो कालीबंगा पाया जाता है। यानी कालीबंगा स्थल भी इसी नदी के किनारे पाया जाता है। तो घग्गर नदी के किनारे बनावली और कालीबंगा दोनों स्थल पाए जाते हैं। अब अगर इसकी दोस्तों खोज की बात करें तो इस स्थल की खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने। कब की थी खोज? की थी उसकी 1973 के अंदर। कब की थी इसकी खोज? 1973 के अंदर। किसके द्वारा? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। अब यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? एक तो हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास के अंदर कि जौ के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से। और इसकी उत्तम खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं बनावली से। उसके अलावा यहाँ से सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तिल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जौ, सरसों और तिल की खेती के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो खेती है, तो खेती करते होंगे तो कोई हल वगैरह भी होगा, है ना? तो यहाँ से हल का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से तांबे के बानागर प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? तांबे के बानागर। बानागर मतलब जो तीर वगैरह होता है, बाण वगैरह होता है, उसके जो अगर भाग में तांबे का बानागर उसको बोलते हैं, तांबा लगा होता है। ठीक है, तो वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनावली से। उसके अलावा यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। क्या चीज़ प्राप्त हुई है? मिट्टी के बर्तन, जिसको अपने मृद भांड भी कह देते हैं ना। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी जो है उसकी यहाँ से मृण मूर्तियाँ क्या प्राप्त हुई हैं? मृण मूर्तियाँ। कौन सी मृण मूर्तियाँ? लघु मृण मूर्तियाँ। किसकी? मातृ देवी की। ये भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मोहर। अब मोहर की इसकी विशेषता क्या है कि इस मोहर पर सैंधव जो लिपि है वो अंकित थी। तो क्या ऐसे भी कह सकते हैं इसको ना कि सैंधव लिपि अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से प्राप्त हुई है। अब एक बात दोस्तों इसकी और ख़ास है, वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता है, वो है इसकी नाली व्यवस्था। क्या है वो? नाली व्यवस्था। ये आगे अपने नगर नियोजन में पढ़ेंगे। ये जो नाली व्यवस्था है, इस नाली व्यवस्था का यहाँ पर यानी बनावली के अंदर अभाव पाया जाता है। ये पॉइंट आपने नोट करके रखना है कि नाली व्यवस्था का अभाव कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में पाया जाता है? तो वो सभ्यता स्थल है बनावली। तो ये मुख्य बातें थी बनावली के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपने हरियाणा की बात ही कर रहे हैं ना। हरियाणा के अंदर बनावली मिला। ठीक है, उसके अलावा एक स्थल और मिला है हरियाणा के अंदर, और वो है दोस्तों जो अगला जो स्थल मिला है वो है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ये भी दोस्तों राखीगढ़ी भी कहाँ से मिला है? हरियाणा में से मिला है। और हरियाणा का जो ज़िला है जींद। कौन सा जिला? जींद जिला से
हरियाणा के जींद जिला से राखी गढ़ी मिला है। राखी गढ़ी की एक विशेषता ये भी है कि ये जो स्थल है ना, ये भारत के अंदर, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उन स्थलों में ये बनावली के बाद में, पहले तो कौन सा हो गया, बनावली हो गया ना, और उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कौन सा, राखी गढ़ी, यानी राखी गढ़ी सेकंड है और फर्स्ट नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहाँ पे, राखी गढ़ी में, ठीक है, हरियाणा के अंदर। और इसकी खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अमरिंदर, क्या नाम है उसका, सॉरी खोज नहीं कहेंगे, उत्खनन है। खोज तो इसकी की थी रफ़ीक मुग़ल ने, डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल। खोज किसने की थी, रफ़ीक मुग़ल ने। और उत्खनन की बात करें तो ये उत्खनन किया था अमरेंद्र बाहुबली नहीं, अमरेंद्र नाथ, एक अमरेंद्र बाहुबली भी था ना, वो नहीं, उत्खनन किया था अमरेंद्र नाथ ने। कब किया था, 1997-98 में, 1997-98 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था अमरेंद्र नाथ के द्वारा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों मुख्य बात यही है कि यहाँ से एक लघु मुद्रा मिली है। कौन सी लघु मुद्रा मिली है, कि जिस पर मातृ देवी अंकित है, मातृ देवी का चित्र अंकित है। पहले अपने बात की थी ना कि हरियाणा के अंदर दो हो गए ना, राखी गढ़ी और बनावली। बनावली से जो लघु मुद्रा मिली थी उस पर तो क्या था, सैंधव लिपि अंकित थी, और ये जो लघु मुद्रा मिली है इस पर क्या है, मातृ देवी का चित्र अंकित है। ये है राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर जींद जिले में, ठीक है। और जो राखी गढ़ी है वो बनावली के बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किया था अमरेंद्र नाथ ने 1997-98 के अंदर। और यहाँ से लघु मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर मातृ देवी का चित्र अंकित है। उसके बाद अगला अपने जो पॉइंट है यानी स्थल है वो अपने करेंगे सुरकोटड़ा। कौन सा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा स्थल की बात करें तो ये दोस्तों पाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। और गुजरात में बात करें तो कहाँ पर, कच्छ का रण, कच्छ का रण में पाया जाता है सुरकोटड़ा। इसकी खोज की बात करें तो इसकी दोस्तों खोज की थी जगपति जोशी ने। कौन से पति ने, जगपति ने, जगपति जोशी ने। बात करें कब खोज की थी तो दोस्तों कहीं पर लिखा आता है ये 1960 के अंदर खोज की थी और कहीं पर लिखा आता है 1964 के। कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों में से एक ही आएगा, जो आएगा या तो 60 या 64, ठीक है। ऑप्शन के अंदर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आता है तो आपको 1960 करना है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं घोड़े की अस्थियाँ। क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की अस्थियाँ। और ये दोस्तों एकमात्र स्थल है सुरकोटड़ा, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और कहीं से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। और ये अस्थियाँ जो प्राप्त हुई हैं कौन से स्तर से प्राप्त हुई हैं, ये इसकी खुदाई हुई सुरकोटड़ा की, और जो स्तर मिले उनमें से जो अंतिम स्तर था, कौन सा, अंतिम स्तर पर, यानी कि अंतिम स्तर से प्राप्त हुई हैं घोड़े की अस्थियाँ। एक बात और ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ और मिली है, वो क्या है कि यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन यानी विनाश, जो विनाश हुआ है ना, यहाँ कह सकते हैं अपने जो इसका पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके जो प्रमाण या साक्ष्य कह सकते हैं वो साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कहाँ से, सुरकोटड़ा से। तो एकमात्र स्थल है ऐसा जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये था हमारा सुरकोटड़ा, ठीक है। आगे अगर इसके बारे में आगे बात करें अगले स्थल की तो वो स्थल है हमारा धौलावीरा। कौन सा स्थल है, धौलावीरा।
धौलावीरा, इसको थोड़ा समझने कैसे समझेंगे अपने। एक तो ये बात है कि ये सबसे बड़ा, भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल था। अब थोड़ा इसको अलग अलग करके अपने बात करें, जैसे धौला और वीरा। वीरा तो पंजाबी का शब्द भी है ना, वीरा पंजाबी के अंदर भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, वीरा। और धौला, धौला शब्द का अर्थ क्या होता है, धौला शब्द का अर्थ है जैसे सफ़ेद, सफ़ेद भी कह सकते हैं इसको, है ना, समझने के लिए अपने। सफ़ेद वीरा, ठीक है, सफ़ेद वीरा यानी कि भाई, भाई कौन सा है, सफ़ेद। सफ़ेद होगा तो वो कैसा होगा, अगर सफ़ेद है, गोरा चिट्टा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, सुंदर, है ना, सुंदर होगा, सुंदर होगा। अगर भाई सुंदर है तो वो क्या करेगा, आपका मन को हर लेगा, क्या करेगा, मन को हर लेगा, ठीक है, मन को हर लेगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो वो आपका सिर का ताज होगा या सिर का मान होगा, आपका क्या होगा, मान होगा। क्यों, आपका भाई है जो सुंदर है, ठीक है, आपका वीरा है जो सुंदर है, तो वो आपके मन को तो हरेगा ही हरेगा, और आपको गर्व भी होगा उस पर, है ना, कि हमारा जो भाई है हमारे सिर का ताज है, हमारा मान है। तो इन शब्दों से अपने समझेंगे, ठीक है। सफ़ेद, सुंदर, सुंदर शब्द से आपको याद ये रखना है कि ये जो धौलावीरा है ये सबसे सुंदर स्थल है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की, नगरों की बात करें ना, तो उनके अंदर सबसे जो सुंदर नगर है वो है धौलावीरा। और मानहर व मानसर, ठीक है, इन दोनों शब्दों से अपने बनाएंगे मानहर और मानसर। इन दोनों नदियों के बीच में पाया जाता है, बीच में या कह सकते हो किनारे पर पाया जाता है। कौन सा स्थल, धौलावीरा। कौन सा स्थल पाया जाता है, धौलावीरा। अब आगे अपने बात करेंगे इसके बारे में कि कहाँ ये खोजा गया है, कहाँ, किसने इसकी खोज की। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। किसने खोज की इसकी, जगपति जोशी ने, जिसने पहले किसकी खोज की थी, सुरकोटड़ा की। और कब खोज की इसकी जगपति जोशी ने, 1967 या 1968 के मध्य, 1967-68 में किसकी खोज की थी, धौलावीरा की। किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। अब अगर इसके उत्खनन की बात करें, इसका उत्खनन किसने किया था, तो दोस्तों बनावली जो स्थल था, वो बनावली स्थल किसके द्वारा खोजा गया था, वो बनावली स्थल खोजा गया था R.S. बिष्ट, है ना, R.S. बिष्ट के द्वारा। और R.S. बिष्ट मतलब रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट ने ही इसका उत्खनन किया था। किसका, धौलावीरा का। धौलावीरा का किसने किया था उत्खनन, रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है, आगे अपने बात करें कब इसका उत्खनन किया था, तो इसका उत्खनन किया था 1991 के अंदर, ठीक है, 1991 में। और धौलावीरा सुंदर तो है ही, उसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुआ है एक स्टेडियम। तो स्टेडियम ये इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके स्थलों में से जो स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन से स्थल से, तो वो है धौलावीरा। अब स्टेडियम प्राप्त हुआ है तो यहाँ से एक चीज़ और प्राप्त हुई है, वो है जो आपका नोटिस बोर्ड कह सकते हो, या उसको क्या कह सकते हैं अपने, उसको सूचना पट। क्या प्राप्त हुआ है, सूचना पट। कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है। जिस पर इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है सूचना पट की कि इस पर सैंधव लिपि लिखी हुई है। कौन सी लिपि लिखी हुई है, सैंधव लिपि लिखी हुई है। और एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से नहर और बांध के साक्ष्य मिले हैं। नहर व बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। एकमात्र स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से नहर और बांध के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं।
अब इसके बाद आगे बात करें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो सारे 2 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और तीसरा भाग इसका कौन सा था, वो था मध्यमा। कौन सा भाग था, मध्यमा। और मध्यमा के अंदर कौन से लोग निवास करते थे, वो थे व्यापारी वर्ग या व्यावसायिक वर्ग। कौन सा, व्यावसायिक वर्ग यहाँ पर वर्ग निवास करता था। कौन से में, मध्यमा के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें धौलावीरा व राखीगढ़ी, जो अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सबसे क्या हैं, बड़े स्थल हैं। पहले नंबर पर कौन सा है, धौलावीरा, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, राखीगढ़ी। अब मैं आपको ना यहाँ पे 5 स्थल ही बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो भारत के अंदर धौलावीरा और राखीगढ़ी। और अपने ना पहले बात की थी शुरू में, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, जो शुरू में खोजा गया, वो कौन सा है, हड़प्पा। और दूसरा कौन सा है, उससे छोटा है, दूसरे नंबर का सेकंड कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद अब अपने बात की है भारत के अंदर कौन सा है सबसे बड़ा, धौलावीरा। और धौलावीरा के बाद में कौन सा बात की थी अपने, राखीगढ़ी। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, क्रम से अपने को याद रखना हो। लेकिन इसके अंदर एक बात और ध्यान में रखनी है कि इससे पहला एक स्थल आता है, वो आता है गनेड़ीवाल। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आएगा गनेड़ीवाल। उसके बाद में है हड़प्पा, उससे छोटा मोहनजोदड़ो, उससे छोटा धौलावीरा, और उससे छोटा राखीगढ़ी। यहाँ तक। इसके आगे अपने को नहीं याद ना, तो इसके आगे अपने को याद रखना है कालीबंगा। ये आपके 6 नाम हो गए हैं क्रम से। अगर आपको स्थानों का क्रम पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप इसमें बता सकते हो। अब अगर दोस्तों, अगर ये तो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आपको पूछा जाए जनघनत्व, कौन सा, जनघनत्व की दृष्टि से, तो जनघनत्व की दृष्टि से बस आपने ध्यान क्या रखना है, इन तीनों को तो नहीं हिलाना, इनको तो ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये तो सेम ही आएंगे और यहीं आएंगे लास्ट में। अब आपको करना क्या है, ये जैसे ये देखो, ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा, बस आपने इसको उल्टा लिख देना है। कैसे, तीसरे को पहले में लिख देना है और उसके बाद में दूसरा लिख देना है, उसके बाद में पहला लिख देना है। जैसे तीसरा है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा और पहला है गनेड़ीवाल। ठीक है, वही क्रम बन जाएगा, वही धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जनघनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा आ जाएगा, उसके बाद में हड़प्पा आ जाएगा, उसके बाद गनेड़ीवाल, उसके बाद में धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये चीज़ आपके सामने पड़ी है। ठीक है, तो वापस अगर बात करें अपने धौलावीरा की, तो धौलावीरा के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें थी वो अपने हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, अगला जो स्थल है वो आता है रोपड़। कौन सा स्थल है, रोपड़। और ये है स्थल सतलज के किनारे। सतलज कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। तो मतलब ये स्थल कहाँ पर हो गया, पंजाब में हो गया। पंजाब में सतलज के किनारे, और सतलज के किनारे हैं तो पंजाब के अंदर। अगला स्थल कौन सा था, रोपड़। रोपड़ की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी बी लाल के द्वारा। कब हुई थी, 1950 में। किसने खोज की थी, बी लाल ने 1950 के अंदर। और उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन हुआ था यज्ञदत्त शर्मा। खोज बी लाल ने और उत्खनन किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया था, 1956-57 में।
अब ना कई कई बुक्स के अंदर ये भी लिखा आता है कि ये जो खोज है वो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। अपने को ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसकी जो खोज की थी बीबी लाल ने की थी 1950 में, ये सही है। उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1956-57 में। अब कहीं कहीं लिखा आता है कि इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1956-57 में की थी। ये हालांकि सही नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर ऑप्शन के अंदर आपको इस प्रकार से आ जाए कि ये वाला नाम आए ही ना और सीधा आ जाए कि खोज, और खोज के अंदर यज्ञदत्त शर्मा आ जाए, तो फिर आप इसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो उनमें आप खोज के अंदर करोगे बीबी लाल और उत्खनन में करोगे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। और इसके अलावा और बात करें यहाँ की विशेषता की, तो यहाँ से ना एक जो शवाधान प्राप्त हुए हैं, उन शवाधानों में मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोपड़ के अंदर। यानी कि मानव को दफनाया जाता था तो उसके साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया, इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और इस प्रकार के साक्ष्य अगर पुराने टाइम की, प्राचीन काल की बात करें, इससे भी पहले की यानी कि नवपाषाण की बात करें तो न, ये आपके काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि नवपाषाण के अंदर अगर बात करें ना तो इसके इस प्रकार के साक्ष्य मिले थे, वो मिले थे बुर्ज होम में। यानी मानव प्लस कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? नवपाषाण में, बुर्ज होम में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसके स्थल कहाँ से, साक्ष्य कहाँ से मिले थे? वो मिले थे रोपड़ से। ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है? सतलज के किनारे, सतलज पंजाब में। खोज बीबी लाल ने 1950 में, उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1956-57 में। यहाँ से मानव प्लस कुत्ते के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं और मानव प्लस कुत्ते के और जो उदाहरण मिला है वो मिला है नवपाषाण के अंदर बुर्ज होम में। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि हड़प्पा से लेकर मध्यकाल तक इस रोपड़ के 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से लेकर मध्यकाल या गुप्त काल यहाँ तक अगर बात करें तो इसके 5 स्तर मिले हैं। ये थे आपके जो मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। इसके अलावा और बात करें तो एक रोजदी है स्थल इसका, जो कि गुजरात के अंदर है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं, हाथी पालने के साक्ष्य मिले हैं रोजदी के अंदर। अपने को ये याद रखना है। एक दोस्तों अपने पहले बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां बताया गया था। ठीक है ना? किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला गया था। अब 2 मैं और नाम आपको बताता हूँ, 2 जगह और बताता हूँ। एक तो है रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ है? ये है अहमदाबाद में। और एक तो है रंगपुर जो कि अहमदाबाद में है, और एक है आपका प्रभास पत्तन। ठीक है। ये भी गुजरात में है। प्रभास पत्तन या अपने इसको, ये है सोमनाथ। ठीक है। रंगपुर और प्रभास पत्तन, इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता के औरस पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? औरस पुत्र। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि औरस पुत्र किसको कहा गया है, तो रंगपुर और प्रभास पत्तन को। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। तो ये आ गया ना, रोजदी आ गया, रंगपुर आ गया, प्रभास पत्तन आ गया, जो इसके अलग अलग जो स्थल हैं। इसके अलावा आगे बात करें, ये जो इसके स्थल थे वो तो हो गए इसके कंप्लीट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपने बात करते हैं इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में, और उसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे वो अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है। यानी कि जो आर्थिक जो जीवन था वो कैसा था, किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते थे।
तो दोस्तों यहाँ बात करें तो जो इनका मुख्य जो व्यवसाय था, जो जीवन यापन का था, वो था कृषि मुख्य रूप से। उसके अलावा ये पशुपालन भी करते थे और उसके अलावा था इनका व्यापार आंतरिक और बाह्य, ये दोनों प्रकार का था। आंतरिक तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भारत के अंदर, और बाह्य जो दूसरे देशों से। बाह्य तो आपने बात की थी ना कि बाह्य जो मेसोपोटामिया वगैरह जो स्थल थे, वो जो सभ्यताएं थी उनके साथ भी इनका संबंध था। या आपने पहले व्यापार की बात ही कर लेते हैं ना, आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार थे। और व्यापारों के अंदर व्यापार करने के लिए ये क्या करते थे, ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु के बदले में वस्तु देकर ये व्यापार करते थे। जो धातु सिक्के थे या धातु मुद्रा थी वो प्रचलन में नहीं थी। ठीक है, तो व्यापार किस प्रकार से होता था, वस्तु विनिमय के द्वारा। ठीक है, इसके और जो बाह्य व्यापार है उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो ये है कि वो गोलाकार मोहर मिली है ना, और एक मिली है अपने लोथल से मोहर मिली है। ठीक है, तो ये जो बाहरी जो सभ्यताएं हैं उनकी जो मोहरें मिली हैं उनसे अपने को पता चला ये इनका जो बाह्य व्यापार भी था। उसके अलावा एक अपने मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, क्या हैं मेसोपोटामिया के लेख, उसके अंदर ना मेसोपोटामिया के अंदर जो लेख हैं, लेखों के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको, यानी कि जो सिंधु प्रदेश है उसको मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है, मेलुहा। इसको आप ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया के लेखों के अंदर क्या कहा गया है, मेलुहा। ठीक है, अब इन देशों के साथ, जो बाह्य देशों के साथ जो व्यापार करते थे उनमें उन व्यापार के अंदर ना बिचौलिए का काम भी करते थे कुछ देश। वो कौन से थे, एक तो था ओमान। कौन सा देश था, ओमान। और उसके अलावा जो दूसरा अपने बात करें अगर, वो था दिलमुन। कौन सा था, दिलमुन यानी बहरीन द्वीप। कौन सा, बहरीन द्वीप। इसको बहरीन द्वीप को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसको बहरीन द्वीप को। और ये क्या काम करता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता और जो दूसरे जो बाह्य प्रदेश थे यानी कि मेसोपोटामिया वगैरह हो गया, उनके मध्य ये बिचौलिए का काम करता था। कौन, बहरीन द्वीप और दूसरा ओमान। ये किसके अंदर जिक्र आया है, ये जिक्र आया है जो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वहाँ पर इनका जिक्र आया है। ओमान को, इसको बहरीन द्वीप है ना, और ओमान को क्या बोला गया है, ओमान को माकन बोला गया है। तो ये शब्द आएंगे वहाँ पर उन लेखों के अंदर। यहाँ पर मेसोपोटामिया ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, और जो मध्यवर्ती काम करते थे, बिचौलिए का काम करते थे, वो बहरीन द्वीप और माकन यानी ओमान, बहरीन द्वीप यानी दिलमुन। ठीक है, ये था आपका बाहरी व्यापार से संबंधित जो बातें थी। उसके अलावा जो आंतरिक व्यापार था, या जो बाहरी जो वस्तुएं मंगाते थे यानी कि आयातित करते थे, आयात करते थे, कौन कौन सी वो चीज़ें थी उनकी बात करें तो उनके अंदर था सोना। सबसे पहले क्या था, सोना। और सोना कहाँ से आता था, सोना ईरान, अफ़गान और दक्षिण भारत से। कहाँ से आता था, ईरान, अफ़गान और दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के अंदर भी बात करें तो आता था कर्नाटक के क्षेत्र से। सोना कहाँ से आयातित करते थे, ईरान, अफ़गान और उसके अलावा दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से। उसके बाद आती है चांदी, और उसके बाद में टिन। ये कहाँ से आयात करते थे, चांदी आयात करते थे ईरान से और अफ़गान से। और टिन की बात करें तो ये भी आयात करते थे ईरान से और अफ़गान से। तो ईरान और अफ़गान से क्या क्या करते थे, आयातित सोना, चांदी और टिन। उसके बाद आ जाता है तांबा। तांबा कहाँ से लिया जाता था, तो तांबा लिया जाता था एक तो हमारे राजस्थान से यानी कि खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ पर, झुंझुनू में। ठीक है, उसके अलावा लिया जाता था ये
बलूचिस्तान से। कहाँ से? बलूचिस्तान से। तांबा कहाँ से आयातित किया जाता था? खैतरी, झुंझुनू से और बलूचिस्तान से। उसके अलावा आगे बात करें तो सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या काम में आती थी? सेल खड़ी काम में आती थी मोहरें बनाने की। मुद्रा किसकी होती थी? मुद्राएं किसकी बनाई जाती थी? सेल खड़ी की। और ये कहाँ से लेते थे? ये राजस्थान से, गुजरात से, राजस्थान से, गुजरात से और उसके अलावा बलूचिस्तान से। सेल खड़ी कहाँ से ली जाती थी? राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से। आगे बात करें नील रतन और शंख कौड़ियाँ, ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो दोस्तों जो नील रतन है वो था बदख्शां। नील रतन कहाँ से प्राप्त किया जाता था? बदख्शां से। और ये बदख्शां कहाँ है? ये है अफगान में, अफगानिस्तान में। ठीक है। उसके अलावा शंख, शंख व कौड़ियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी? ये प्राप्त की जाती थी सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र यानी अगर वर्तमान बात करें तो गुजरात से। ठीक है। ये थी आयातित वस्तुएं जो कि आती हैं आर्थिक जीवन के अंदर। ये था हमारा आर्थिक जीवन। इसके बाद अगर बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में वैसे पढ़ने लायक है नहीं इतना कुछ, क्यों? क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं कि यहाँ पर मातर देवी की पूजा होती थी। ठीक है। जो प्रकृति है, प्रकृति पौधों वगैरह की, उनकी पूजा होती थी। उसके अलावा जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और एक जो अपने बात की थी पहले, लिंग पूजन भी होता था, योनि पूजन भी होता था। लिंग पूजन की बात करें तो जो लिंग पूजन है वो भारत के अंदर सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी? किस जाति में? वो थी ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो जाति अपने शुरू में बात की थी ना, इस जाति के अंदर सबसे पहले लिंग पूजन की शुरुआत हुई थी, जो कि अभी भी कुछ जगहों पर चल रहा है लिंग पूजन। ठीक है। उसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह और पीपल की पूजा भी होती थी। स्वास्तिक का चिन्ह और पीपल की पूजा भी होती थी। मातर देवी की पूजा, मातर सत्तात्मक परिवार थे, लिंग की पूजा, योनि की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा और पीपल की पूजा होती थी। ये हैं मुख्य बातें धार्मिक जीवन के अंदर। उसके बाद अगर बात करें अपने सामाजिक जीवन, कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंदर सबसे पहले बात तो ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी मात्र सत्तात्मक। कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक। यानी कि मात्र देवी वगैरह पूजा की जाती थी ना, तो उससे क्या पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक सिस्टम था यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ के जो लोग थे वो मनोरंजन कैसे करते थे, तो मनोरंजन करने के लिए ये लोग पासे का खेल खेलते थे। किसका? पासे खेलते थे। उसके अलावा नृत्य करते थे या देखते थे। ठीक है। उसके अलावा पशुओं की दौड़ होती थी। इन सारे कामों में ये अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है। उसके अलावा अगर संस्कारों की बात करें, जिसके अंदर जो अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता था, अपने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन विस्तार से अपने थोड़ा उसकी डिटेल बताएं, अर्थ बताएं उसका। तो एक तो था आंशिक शवाधान,
ठीक है। एक तो कौन सा था, आंशिक शवाधान कह लो या समाधिकरण, है ना, समाधिकरण, एक पूर्ण समाधिकरण, और एक होता था दाह संस्कार। आंशिक शवाधान की बात करें तो दोस्तों ये था कि यहाँ पर क्या था कि शव को खुले में छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षी उसको खाते रहते थे, और उसके बाद में जो कुछ उसके अवशेष बच जाते थे उन अवशेषों को दफनाया जाता था। ये आता है आंशिक शवाधान, आंशिक समाधिकरण में। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण के अंदर ये है कि पूरे शव को दफना दिया जाता था, पूरे शव को दफनाना, ये आता था पूर्ण समाधिकरण में। और दाह संस्कार से आप परिचित हो कि आज भी ये किया जाता है कि उसका आग लगाकर उसको जला दिया जाता है, उसको संस्कार किया जाता है शव का। ये थे 3 प्रकार के समाधिकरण जो कि अंतिम संस्कार में आते थे। ये था इसका सामाजिक जीवन। आगे दोस्तों अपने बात करें तो इसकी कुछ मुख्य बातें, या कह सकते हैं कि जो अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वैसे तो अपने टोटल करवा दिया है ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं तो उनको अपने थोड़ा बात करेंगे उनके बारे में। इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सर्वप्रथम आपने बात करते हैं कपास की। कपास के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों कपास जो है, कपास को सर्वप्रथम यूनानियों ने बोया था। किन्होंने बोया था? यूनानियों ने। और यूनानी इसको क्या कहते थे? यूनानी इसको कहते थे सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन। और भारत के अंदर कपास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हरियाणा के अंदर। विश्व के अंदर बात करें तो कपास सबसे पहले किसने बोई? यूनानियों में, यूनानियों ने। और भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हरियाणा के अंदर, कपास के सिंधु घाटी सभ्यता में। और हरियाणा में भी अगर बात करें कहाँ से मिले हैं तो हरियाणा के अंदर मिले हैं, एक गांव है नाल, नाल से इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर एक जगह है कुनाल। कौन सी जगह है? कुनाल। और कुनाल से क्या हुआ है कि 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 2 मुकुट। कहाँ से? कुनाल। कुनाल यानी हरियाणा से। और हाल ही में अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर उत्खनन हुआ और उस उत्खनन के अंदर यहाँ से कुछ आभूषण मृद भांड क्या प्राप्त हुए हैं? मृद भांड प्राप्त हुए हैं। वैसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृद भांड होते थे वो होते थे लाल और काले रंग के। कौन से होते थे? लाल और, क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार के मृद भांड पाए जाते थे, किस कलर के? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड काले और लाल रंग के पाए जाते थे। अब बात करते हैं यहाँ से जो उत्खनन हुआ है कुनाल से, उसके अंदर जो मृद भांड मिले हैं इस पर रिसर्च जारी है, ठीक है। और अगर ये इस रिसर्च के अंदर ये साबित हो जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, ठीक है, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये साबित हो जाएगा फिर कि ये पूरे संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि ये जो मृद भांड मिले हैं वो 6 से 7 हजार वर्ष पुराने हैं। और अगर ये साबित हो गया ना तो फिर क्या होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाएगी। आगे बात करते हैं कि जो मूर्तियां होती हैं, जो मृण मूर्तियां मिली हैं उनको आग में तपाया जाता था। क्या था? आग में तपाया जाता था। मिट्टी की मृण मूर्तियों को आग में तपाने के कारण उनको कहा जाता था टेराकोटा, ठीक है। ये शब्द आप याद रखना कि टेराकोटा किसको कहा जाता था? मृण मूर्तियों को आग में तपाने, जो आग में तपाई जाती थी वो मृण मूर्तियाँ, ठीक है।
उसके अलावा अगर बात करें हाल ही की हरियाणा की, तो हरियाणा का एक स्थान है बराणा। बराणा नामक जगह पर स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में जो बराणा में जो खुदाई हुई है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ण आभूषण। ठीक है। उसके अलावा अपने बात करें आगे, तो जो आर.एल. डायसन है, कौन सा है? आर.एल. डायसन। ये क्या कह रहा है? ये सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर शब्द याद आया ना? सूतकांगेडोर क्या था भाई? सूतकांगेडोर था सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल। और इस सूतकांगेडोर को आर.एल. डायसन ने कहा है, आर.एल. डायसन ने इसको कहा है कि ये एक सैन्य चौकी थी। क्या थी? सैन्य चौकी। ठीक है। सूतकांगेडोर को सैन्य चौकी कहा है इसने। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद एक बात और है, वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कुछ चीजों से अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित, यानी कि उन चीजों के बारे में कोई हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं या वो उन चीजों के बारे में वो जानते नहीं थे। उनके अंदर उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वो है लोहा। लोहे से ये लोग अपरिचित थे। ठीक है। मतलब इनको तलवारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तलवार के बारे में। लोहे से ये लोग अपरिचित थे। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। किससे? घोड़े से अपरिचित थे। उसके बाद आगे बात करें तो एक पॉइंट है गाय। ये जो गाय है ना, ये दोस्तों थोड़ा विवादास्पद है। विवादास्पद कैसे है कि जो अपना जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन के अंदर जो पशुपालन है, पशुपालन के अंदर ये गाय, सुअर, कुत्ता, इन चीजों को पालते थे। ये बताया गया है कि इनको पालते थे, लेकिन ये भी बताया गया है कि ये लोग गाय से अपरिचित थे, गाय के बारे में इनको नॉलेज नहीं था। एक बात और है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और चीज विशेषता वो है कि यहाँ से कुबड़दार बैल मिला है। कुबड़दार बैल मिला है, ये बहुत मुख्य है कुबड़दार बैल जो मिला है, लेकिन गाय के बारे में यहाँ से कोई तथ्य नहीं मिले। ये थोड़ा विवादास्पद है ये वाला पॉइंट। उसके अलावा अगर बात करें इसके बाद एक रागी, जो रागी जो फसल है इसके बारे में ये लोग अपरिचित थे। उसके अलावा अगर बात करें नहरों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई, उसके अलावा मंदिर, ठीक है, नहरों से सिंचाई, मंदिर, नदी की उपासना करते हुए, यानी नदी उपासना, नहरों से सिंचाई, मंदिर, नदी उपासना, सिंह, पन्ना, इनके यहाँ पर अवशेष नहीं मिले हैं। सिंह का अवशेष नहीं मिला है, हालांकि व्याघ्र का मिला है। व्याघ्र का वो आदि नाथ के जो चित्र मिला है उसके एक साइड में व्याघ्र का चित्र है। व्याघ्र यानी चीता, चीता का चित्र तो है, लेकिन सिंह का कोई अवशेष नहीं मिला, पन्ना का अवशेष नहीं मिला। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपरिचित थे या इनके अपने को कोई अवशेष नहीं मिले हैं। कि हाल ही में एक और खोज हुई है जिसमें 2 नए स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। एक तो है करीम शाही और दूसरा है वेंगी कोट। करीम शाही और वेंगी कोट, ये तो है थार का मरु स्थल में, और ये भी गुजरात के अंदर ही है। ठीक है। कौन कौन से स्थल मिले हैं? करीम शाही और वेंगी कोट। इन स्थलों से कुछ साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विनाश हुआ है वो हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण।
ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बातें जो अपने लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1-2 पॉइंट रहे हैं, एक तो रह चुका है अपने इसके अंदर नगर नियोजन। नगर नियोजन की बात करें तो जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार का था। एक तो इसके अंदर जो मकान बने हुए थे वो किस प्रकार के बने हुए थे, सड़कें किस प्रकार की थी। ठीक है, तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सड़कें थी, जो मुख्य सड़क होती थी वो जाती थी उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरफ जाती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से ये कौन सी होती थी? ये होती थी मुख्य सड़क। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रवेश किधर से किया जाता था? प्रवेश किया जाता था पूर्वी दिशा से। कहाँ से? जो यानी कि प्रवेश जो द्वार था वो किधर से था? वो था पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है, पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनमें प्रवेश किया जाता था। अब दोस्तों ये जो मुख्य सड़क है, इस सड़क पर जब दूसरी सड़क आके मिलती थी तो इस चौराहे को, ये जो चौराहा है जिस चौराहे पर ये आकर मिलती थी, इस चौराहे को क्या कहते थे? इस चौराहे को कहते थे ऑक्सफोर्ड। क्या कहा जाता था इसको? ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जिस चौराहे पर ये दोनों मुख्य सड़कें आकर मिलती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर जो मकान बने हुए थे, ठीक है, मकान इस प्रकार से बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इन मकानों के जो दरवाजे होते थे ना, वो दरवाजे ये जो मुख्य सड़क हैं, ठीक है, इस सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, इनके दरवाजे खुलते थे। ये जो choटी सड़कें होती थी उन सड़कों की तरफ इनके दरवाजे खुलते थे। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकानों के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे किस तरफ खुलते थे? वो दरवाजे खुलते थे जो छोटी सड़कें होती थी, और फिर वो छोटी सड़कें आकर मिल जाती थी बड़ी सड़कों में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात, ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी ग्रिड पैटर्न पर। किस पर थी? ग्रिड पैटर्न पर। ग्रिड पैटर्न यानी कि इसको कह सकते हैं अपनी जाल पद्धति। किस प्रकार का बसा हुआ था? नगर नियोजन किस प्रकार का था? वो था जाल पद्धति पर आधारित था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो मुख्य जो विशेषता, जो सबसे जो बेस्ट जो चीज़ है वो है यहाँ की नाली व्यवस्था। क्या चीज़ है वो? यहाँ की नाली व्यवस्था। उस नाली व्यवस्था की बात करें तो इन घरों के द्वारा, कुछ मोरियों के द्वारा, ऐसे ना मोरियाँ बनी होती थी, उन मोरियों के द्वारा पानी बाहर आता था मुख्य सड़क पर। ठीक है, इस प्रकार से बीच में नालियाँ बनी होती थी और उन नालियों के द्वारा ये जो मुख्य सड़क है, इस मुख्य सड़क पर पानी आ जाता था। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था थी, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, जो कि आज के समय के अंदर कुछ हद तक है, पॉसिबल है, कुछ जगह पर है, लेकिन ज़्यादातर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले की बात करें तो उस टाइम पर भी इन लोगों ने इस प्रकार की बढ़िया व्यवस्था कर ली थी कि घरों का जो पानी था वो पानी मोरियों के द्वारा छोटी नालियों से होता हुआ बड़ी सड़क, जो मुख्य सड़क होती थी वहाँ पर जो नालियाँ बनी होती थी, उन नालियों के अंदर चला जाता था और उसके बाद वो शहर से या नगर से बाहर चला जाता था। किस प्रकार से, किस सिस्टम के साथ बनाया था कि ये पानी सारा शहर से बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो ये तो थी इसकी नाली व्यवस्था। और ये जो नालियाँ होती थी, ठीक है, इन नालियों को बड़ी ईंटों के द्वारा ढक दिया जाता था।
इन नालियों को बड़ी ईंटों के द्वारा ऐसे ढक कर रखा जाता था और कुछ जगह पर बीच बीच में ऐसे सुराख भी छोड़े हुए होते थे जो कि सफाई वगैरह के काम आते थे, यानी कि नालियों के अंदर जो कचरा वगैरह फंसता था उसको निकालने के लिए। तो इस प्रकार की थी इनकी नाली व्यवस्था और इनका जो नगर नियोजन था। ये हमारी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गई है। अब इसका पतन की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से इसका पतन हुआ था। आगे अपने बात कर चुके हैं कि इसके जो पतन हुआ था अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। अभी अपने बात की थी जलवायु परिवर्तन, है ना। कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि इसका जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि जो नदी मार्ग है वो बदल गया था, नदी मार्ग परिवर्तन हो गया था उसकी वजह से, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बीमारी फैल गई थी, ठीक है, बीमारी वगैरह फैल गई थी जिसकी वजह से इसका पतन हो गया था, या बीमारी या कह सकते हैं इसको प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से अभी अपने प्राकृतिक आपदा चल रही है ना, कोरोना चल रहा है, डरने की बात नहीं है, इसका इलाज हो जाएगा। ये मत सोच लेना कि इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की तरह अपनी भी ये सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इसका इलाज हो जाएगा। कुछ हद तक पहुंच भी चुके हैं अपने इसके इलाज तक। तो वापस आते हैं उसी पॉइंट पर, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन, बीमारी या प्राकृतिक आपदा, ये कुछ कारण माने हैं। और कुछ कह रहे हैं कि जो आर्यों का आक्रमण, इस आक्रमण की वजह से, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं कि प्रशासन की शिथिलता, ये कुछ कारण बताए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हो गया था। जलवायु परिवर्तन अपने पढ़ चुके हैं ना, 2 स्थल मिले हैं, वहाँ से इसके साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे अगर बात करें जो नदी मार्ग परिवर्तन है उसके बारे में कौन कह रहा है, तो उसके बारे में लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिवर्तन नदी मार्ग के परिवर्तन से हुआ है, या जो सिंधु नदी है उसने अपना मार्ग बदल लिया था, इसकी वजह से वहाँ पर अकाल पड़ गया और जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये बीमारी, प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो व्यक्ति है KUR कैनेडी, क्या नाम है, KUR कैनेडी। ये आदमी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बीमारी या प्राकृतिक आपदा से इसका पतन हुआ है। उसके बाद आर्यों का जो आक्रमण है इसके बारे में कौन कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है मार्टिन व्हीलर। कौन कह रहा है, मार्टिन व्हीलर और चाइल्ड, ये 2 व्यक्ति हैं, गार्डनर चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आर्यों का जो आक्रमण हुआ है उसकी वजह से इसका सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। और प्रशासनिक शिथिलता की बात करें तो इसके बारे में, प्रशासनिक शिथिलता के बारे में कहा है जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन था, जॉन मार्शल था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का निदेशक। और वो क्या कह रहा है, कैसे इसकी पतन हुआ था, इसका पतन हुआ था प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक जो सिस्टम था उसकी वो शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ था। अब ये जो मार्टिन व्हीलर है ये एक कारण और भी मानता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, वो मानता है इंद्र को। ये कहता है कि इंद्र की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। इंद्र की वजह से कैसे, कि इंद्र के प्रकोप के कारण, ठीक है। तो ये तो थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कंप्लीट हो चुकी है। जो इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें थी वो अपने लास्ट में, इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे वो भी चर्चा कर चुके हैं अपने। उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर रीट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और रीट के लेवल के और भी जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके पूरा काम में आएगी, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली जो क्लास होगी वो होगी वैदिक सभ्यता। दोस्तों हम इसी प्रकार से कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे इतिहास को। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता है ये 1700 लगभग 1700 के आके ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 1700 तक है। 1700 के कुछ देर बाद ही वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। वहीं से अपने वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे। फिर वैदिक सभ्यता जैसे ही ख़त्म होगी तो जो अगला हमारा पॉइंट होगा लगभग 600 के करीब ईसा पूर्व के करीब वो ख़त्म होगी। तो आगे कौन सी सभ्यता या कौन सा काल शुरू होता है तो उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।